नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज़ देखो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक ऑर्डिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल एक्सटेंड करने के लिए। इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे बैट्स से संबंधित, ये भी हिंदू का है। और तीसरा जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी से संबंधित है। जीएस पेपर 2 का एक टॉपिक है, इसे हम कवर करेंगे ब्रीफ में, तो आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। कोट आज का है, बैलेट इज स्ट्रोंगर देन बुलेट। अब्राहम लिंकन ने यह बात कही थी जब देखो टेररिज्म, इंसर्जेंसी पे क्वेश्चन आए, नक्सलिज्म, मतलब जहाँ भी वायलेंस से संबंधित चीज़ हो ना, तब आप ये कोट इस्तेमाल कर सकते हो, बैलेट इज स्ट्रोंगर देन बुलेट। कोट क्वेश्चन आज का है, हैज़ द कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बीन द काज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। इसका आंसर आपको देना है, ट्राई करके देखिए ये क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके टेन्योर को एक्सटेंड करने से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं और ईडी के डायरेक्टर होते हैं, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो इन दोनों एजेंसीज के डायरेक्टर्स का कार्यकाल कितना होता है? अभी तक आपने लक्ष्मीकांत में याद किया होगा कि इन एजेंसीज के डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन देखो अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई है जिसे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साइन भी कर दिया है। उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग 2 एक्ट्स को अमेंड किया गया है। एक तो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये जो एक्ट है ना, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये देखो सीबीआई की फंक्शनिंग को गवर्न करता है। और एक दूसरा एक्ट सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, ये ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर के कार्यकाल को गवर्न करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाके इन दोनों एक्ट्स को अमेंड किया है। कौन से एक्ट्स को? दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये सीबीआई की फंक्शनिंग को गवर्न करता है। और दूसरा एक्ट कौन सा जो अमेंड किया गया है? सीवीसी एक्ट, ये ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को गवर्न करता है। अब आपका क्वेश्चन ये है, चलो भैया ठीक है 2 एक्ट्स को अमेंड किया गया है ऑर्डिनेंस की सहायता से, लेकिन ये तो बताओ अमेंडमेंट हुई क्या है, बदलाव हुआ क्या है इन एक्ट्स में? बताता हूँ। सीबीआई का कार्यकाल जो अभी तक सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल जो अभी तक 2 साल का होता था ना, ये अब मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। उसी प्रकार से ईडी के डायरेक्टर का जो कार्यकाल 2 साल का होता था ना, मैक्सिमम अब 5 साल का हो सकता है। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन ये आया होगा, कार्यकाल 5 साल का हो सकता है, इसका क्या मतलब है? या तो 5 साल का कार्यकाल किया गया है इन एजेंसीज के डायरेक्टर का, या फिर नहीं किया गया है, हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब देखो ये है, कार्यकाल तो 2 साल का ही होगा, लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 1 साल के लिए सीबीआई या फिर ईडी के डायरेक्टर का जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर सकती है, 1 साल के लिए और भी कर सकती है, फिर फर्दर भी 1 साल के लिए कर सकती है। यानी 2 साल के बाद 1-1 साल तक कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है। टोटल कार्यकाल 5 साल तक का हो सकता है। अब समझ गए आप, कार्यकाल होगा 2 साल का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन्हें ही सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर रहना चाहिए अभी, तो 1 साल तक टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद भी लगता है तो 1 साल तक और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद भी लगता है तो 1 साल तक और भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फर्दर नहीं, बस सिर्फ टोटल 5 ईयर्स तक। तो ये जो ऑर्डिनेंस लेके आई है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट के सेशन से पहले, विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ये ऑर्डिनेंस आया है। तो अपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया है सरकार पर कि अभी आवश्यकता क्या है, आप बिल लेके आ जाओ ना, पार्लियामेंट में बिल लेके आ जाओ, हम डिस्कस कर लेंगे ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इस ऑर्डिनेंस के थोड़े बहुत हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें, उससे पहले देखो ईडी के जो अभी डायरेक्टर है ना मिस्टर मिश्रा, इनका केस आप जान लीजिए। इनका कार्यकाल ना, मिस्टर मिश्रा जो अभी ईडी के डायरेक्टर हैं, इनका कार्यकाल पिछले साल ख़त्म हो रहा था। इनको नवंबर 2018 में अपॉइंट किया गया था 2 सालों के लिए। तो 2020 में यानी पिछले साल इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 नवंबर 2020 को एक ऑर्डर जारी किया कि इनका कार्यकाल 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाए।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब मिस्टर मिश्रा के कार्यकाल को 1 साल तक एक्सटेंड किया तो ओपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया कि ये गलत है, कार्यकाल आप इस प्रकार से एक्सटेंड नहीं कर सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मिस्टर मिश्रा तो रिटायर हो चुके हैं, मतलब उनकी जो एज है रिटायर होने की वो पूरी हो चुकी है। तो जब आप किसी ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद उनका कार्यकाल एक्सटेंड करते हो ना, ये रेयर सर्कमस्टांसिस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसे आप प्रेसिडेंट बना लो, हर एक ऑफिसर जो रिटायरमेंट एज को पार कर चुका है उसका कार्यकाल आप एक्सटेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि मिस्टर मिश्रा को 1 साल का आपने एक्सटेंशन दिया है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद फर्दर एक्सटेंशन आप मत दीजिएगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो राइटर का यह कहना है मिस्टर मिश्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स किए थे ना कि आप जब कोई ऑफिसर रिटायरमेंट एज को पार कर चुका है तो रेयरली उसके कार्यकाल को एक्सटेंड कीजिए। अब तो ऐसे ऑफिसर्स का कार्यकाल एक्सटेंड करना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स के केस में, क्योंकि इनका कार्यकाल तो 5 साल तक मैक्सिमम हो सकता है। बेशक बीच में ये डायरेक्टर्स रिटायरमेंट एज को पार कर जाएं, लेकिन फिर भी वो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर बने रहेंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके कार्यकाल को एक्सटेंड करती है। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है ऑर्डिनेंस की सहायता से वो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स के अगेंस्ट है। और अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद ना सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पोस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी मैं आपको ना बिल्कुल सीधे शब्दों में बताता हूँ। देखो, इनको पता होगा अगर सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स को कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हमारा कार्यकाल एक्सटेंड कर सकती है, तो वो तो देखो जाहिर तौर पर सरकार की चमचागिरी करेंगे ना। वो ऑटोनोमस होकर काम नहीं करेंगे, वो सरकार को खुश करने के लिए काम करेंगे कि हम सरकार को अगर खुश कर दें तो हमारा जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड हो सकता है। सरकार भी सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स को लालच देके अपना मन मुदाफित काम करवाती रहेगी, जैसे अपोजिशन के लीडर्स को फंसवाना, समझ रहे हो। तो पोस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ऐसा अपोजिशन के लीडर्स का आरोप है। इवन देखो 1997 में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का जो मैक्सिमम कार्यकाल है, मिनिमम जो कार्यकाल है वो 2 साल का होना चाहिए। मिनिमम कार्यकाल 2 साल का इसलिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनकी कोई ट्रांसफ़र ना कर पाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के विनीत नारायण केस में ये कहा था सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का जो कार्यकाल है मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। तो बात वही है, 2 साल का मिनिमम कार्यकाल क्यों दिया गया था? ताकि ईमानदारी से काम कर सकें सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स। जो चीज़ सीधे हाथ से नहीं कर सकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको उल्टे हाथ से कर दिया, मतलब टेढ़ी उंगली से कर दिया। जो फेमस पॉलिसी है ना कैरेट एंड स्टिक, उसका ये बढ़िया एग्जाम्पल है। आप देखिए, पहले 1997 से पहले सुप्रीम कोर्ट की विनीत नारायण की जजमेंट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिक का इस्तेमाल करती थी अपनी बात मनवाने के लिए। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को सिग्नल दिया जाता था आप हमारी बात मानिए नहीं तो ट्रांसफ़र कर देंगे। ये क्या है? स्टिक का इस्तेमाल, लाठी का इस्तेमाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद सही चलता रहा, 2 साल का इनका फिक्स कार्यकाल। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस की सहायता से किया है ना, ये स्टिक वो कैरेट का इस्तेमाल है, गाजर का इस्तेमाल, लालच देना सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स को कि आप हमारी बात मानोगे तो आपको गाजर मिलेगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जो ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई है ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स के टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए। देखो, बैट्स यानी चमगादड़ों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बैट्स खेतों में हार्मफुल इंसेक्ट्स जो फसलों को बर्बाद करते हैं उनको खा जाते हैं, यानी फसलों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा बैट्स पोलिनेशन में मदद करते हैं, बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं, जैसे आम, काजू, अमरूद, महुआ। थाईलैंड की एक स्टडी कहती है बैट की सिर्फ एक स्पीसीज़ ने किस प्रकार से पेस्ट को कंट्रोल किया, यानी फसलों को बर्बाद होने से बचाया, और 1 साल में 2900 टन राइस के लॉस को प्रिवेंट किया बैट्स ने। तो ये एक प्रकार से सेविंग हुई $1.2 मिलियन की। इससे 26,200 लोगों को एनुअली ज़्यादा खाना मिला। जो बैट की ड्रूपिंग्स होती हैं, मतलब बैट का वेस्ट, उसका इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र के तौर पर। जैसे देखो,
गुफाओं में रहते हैं, केव्स में मान लीजिए बैट्स रहते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो ड्रूपिंग्स होती है ना, उनका वेस्ट वो कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैट्स के वेस्ट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की हाई कंसंट्रेशन होती है। और देखो सदियों से बैट्स और ह्यूमन बींग्स एक साथ को एग्जिस्ट करते आए हैं। आजकल तो पता नहीं दिखते कम हैं। जब हम छोटे होते थे तो बैट्स शाम को अक्सर मतलब दिख जाया करते थे, आजकल कम दिखते हैं। एक वो ब्राउन कलर की चिड़िया हुआ करती थी, वो भी आजकल बहुत कम दिखती हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो हमारे बचपन में हम देखते थे लेकिन आजकल कम दिखाई देती हैं। तो राइटर ये कहते हैं, देखो बैट्स समेत दूसरी स्पीसीज़ का रोल ना हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा है। बावजूद इसके हमारे देश में तो बहुत कम स्टडीज़ होती हैं कि बैट्स का कितना रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है। बल्कि गलत ये हुआ, ऐसा साइंटिफिक एविडेंस निकल के आता है कि बैट जो हैं यानी चमगादड़ जो हैं, कई सारे डिजीज़ इंक्लूडिंग कोविड-19, निपाह, हैंड्रा, मार्बर्ग, इबोला, इन डिजीज़ के वायरसेस को होस्ट करते हैं बैट्स। यानी बैट्स इन डिजीज़ के वायरसेस का रिजर्वर का काम करते हैं। अब हैरानी की बात यह है, ये देखो इतने सीरियस डिजीज़ हैं, तो इनके वायरस को अगर बैट्स के द्वारा होस्ट किया जाता है, बैट्स के ऊपर इन डिजीज़ के वायरस मिलते हैं, तो बैट्स खुद क्यों नहीं बीमार होते? ये हैरानी की बात है कि चमगादड़ खुद बीमार नहीं होते, जबकि वो इतने सारे जो वायरसेस हैं उनके शरीर पर होते हैं, उनके शरीर के अंदर होते हैं। और देखो उड़ना अपने आप में काफ़ी स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज होती है। जब कोई पक्षी उड़ता है ना तो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं उड़ते उड़ते, इसलिए पक्षियों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, जबकि बैट्स की उम्र रिलेटिवली ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? साइंटिस्ट को देखो ये लगता है कि बैट्स ने ना एक ऐसा मैकेनिज्म इवोल्व कर लिया है कि वो अपने सेल्स को डैमेज होने नहीं देते। यही चीज़ उनके हक में काम करती है कि इतने सारे गंभीर डिजीज़ के वायरसेस को वो होस्ट करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता। उड़ते हैं, उनके सेल्स डैमेज नहीं होते, फिर भी उनकी उम्र लंबी होती है। क्यों? क्योंकि बैट्स ने एक मैकेनिज्म इवोल्व कर लिया है। इस मैकेनिज्म की सहायता से वो अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर पाते हैं, और जब वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं तो कंटिन्यूस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स निकलता रहता है, जिसकी सहायता से वो इन्फेक्शन से लड़ पाते हैं और वायरस प्रोपगेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो ये कोविड-19 समेत कुछ दूसरे डिजीज़ के वायरस अगर बैट से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हुए हैं ना, देखो ये इवेंट्स काफ़ी रेयर होते हैं, और ये इवेंट्स हमें ये भी समझने की आवश्यकता है आजकल ज़्यादा क्यों होने लगे हैं। आजकल ज़्यादा ये इवेंट्स इसलिए होने लगे हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने ना वाइल्ड लाइफ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। पहले वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में ना एक डिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन पेड़ों को काटा गया, फॉरेस्ट एरिया कम हो गया, लैंड को क्लियर किया गया एग्रीकल्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो बैट्स समेत दूसरे जो वाइल्ड लाइफ है ना वो ह्यूमन बींग्स के काफ़ी करीब आ गई। जैसे माइनिंग की वजह से नेचुरल केव सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब नेचुरल केव सिस्टम में बैट्स रहते थे, लेकिन नेचुरल केव सिस्टम को ह्यूमन बींग्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, तो बैट्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के ज़्यादा संपर्क में आएंगे। तो ये जो कुछ हुआ है उसके लिए ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बैट्स को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिस प्रकार से कोविड-19 की महामारी आई, इससे हमें एक ही लेसन सीखना चाहिए कि आप वाइल्ड लाइफ की रिस्पेक्ट करो, वन हेल्थ अप्रोच अपनाओ, जो वैसे कंक्लूजन में बोला जाता है राइटर के द्वारा। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब ये है, जैसे इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बींग्स, इन सब की जो हेल्थ है ना आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पर सिर्फ फोकस करें, इन्वायरमेंट की हेल्थ और एनिमल्स की हेल्थ को इग्नोर कर दें। अगर ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं तो ह्यूमन बींग्स की जो हेल्थ है वो भी खतरे में आ जाएगी। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जो ट्राइबल लोग हैं ना उनको पता है इस चीज़ का कि एनिमल्स को स्पेस देना ज़रूरी है। जैसे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ उनका भी एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल दिया जाता है नागालैंड में बोमर क्लां का। ये देखो कई सालों से एनुअल बैट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। वो एक प्लेस पे ऑर्गेनाइज करते हैं मिमी। वहाँ पर बोर क्ला के लोग आग जलाते हैं ताकि केव में यानी गुफा में धुआं हो जाए। धुआं होने पर जो बैट्स हैं वो गुफा से निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस में बोर क्ला के लोग कई सारे बैट्स को पकड़ लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं। लेकिन देखो इस प्रोसेस में बहुत सारे जो चमगादड़ हैं बोर क्ला के लोगों को काटते हैं, स्क्रैच पड़ते हैं,
लेकिन बावजूद इसके जो बोर कला के लोग हैं उनको कभी भी कोई मेजर डिजीज़ उनमें नहीं देखा गया है। अब इस चीज़ को स्टडी किया जा रहा है NCBS TIFR के द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, और TIFR का मतलब है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये मिलके रिसर्च कर रहे हैं कि बोमर कला के जो लोग हैं उनको कुछ क्यों नहीं होता जब उनको चमगादड़ काटते हैं। तो ह्यूमन बैट इंटरफेस के ऊपर सीरो इकोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं वो कैरी आउट की जा रही हैं NCBS TIFR के द्वारा। इसके अलावा NCBS बैट वायरसेस के जीनोम की भी सीक्वेंसिंग कर रहा है ताकि ये जो स्टडी है वो महत्वपूर्ण साबित हो। कल को अगर कोई महामारी और फैल जाती है किसी और वायरस की वजह से, तो उस समय ये जो सीक्वेंसिंग है ना बैट वायरसेस के जीनोम की तब काम आएगी। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, एक तो वन हेल्थ अप्रोच जो हमने अभी डिस्कस की उसको अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं बैट्स से संबंधित उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे देखो, कहीं इलाकों में जो ट्राइबल लोग हैं, ये जो क्वारंटीन है, आइसोलेशन है, ये प्रैक्टिस तो हमने अब जानी जब कोविड-19 की महामारी आई। उससे पहले तो हम इतना नहीं जानते थे क्वारंटीन के बारे में, आइसोलेशन के बारे में। लेकिन देखो, कई सारे ट्राइबल लोग ऐसे हैं वो जंगलों में जब शिकार करके आते हैं ना, उसके बाद वो कुछ दिनों तक क्वारंटीन करते हैं। ये प्रैक्टिस वो कई सालों से, सदियों से फॉलो करते आ रही हैं। मतलब उन पूर्वजों ने उनको बताया होगा कि ऐसे डिजीज़ फैल जाते हैं, तो आप एकदम से घुलिए मिलिए मत, थोड़ा जंगल से बाहर रहिए कुछ दिनों के लिए। तो ट्रेडिशनल नॉलेज, लोकल प्रैक्टिसेस, इनसे भी सरकार काफ़ी कुछ सीख सकती है। सबसे लास्ट में देखो बैट्स से बीमारी फैली, ये बात सच है, लेकिन इसके लिए बैट्स को दोष नहीं दिया जाता। बैट्स का नेचर है कि वो ये सब जो वायरसेस हैं उनको होस्ट करता है। तो ये इंसान की गलती है कि इंसान ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लैंड को दूसरे पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करने लगा, कि इंसान इन वाइल्ड एनिमल्स के इतना करीब आ गया कि डिजीज़ का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो गया। तो इंसान को अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा, ना कि बैट्स को। हमें तो जिस चीज़ से खतरा है ना उसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बैट्स से संबंधित। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज से संबंधित। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब ब्रिटिश राज हमारे देश में था तो उस समय सिविल सर्विसेज ने कॉलोनियल रूल का एक प्रकार से स्टील फ्रेम का काम किया। मतलब ब्रिटिश राज के इंडिया में सस्टेनेंस में सिविल सर्विसेज का एक अहम रोल रहा। आज़ादी के बाद हालांकि देखो, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर था वो तो रिटेन किया गया, लेकिन आज़ादी से पहले सिविल सर्वेंट्स का रोल लैंड ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा था। तो आज़ादी के बाद ज़्यादा रोल हो गया सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट पर, क्योंकि देश गरीब था। धीरे धीरे सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की आज़ादी के बाद लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए। तो सिविल सर्विसेज का ज़्यादा फोकस डेवलपमेंट पर हो गया। अगर कोई पूछे, मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है कि सिविल सर्विसेज का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। गवर्नमेंट का देखो मेन पिलर्स हैं सिविल सर्विसेज। अब देखो, सिविल सर्वेंट्स ही नहीं होंगे तो सरकार काम कैसे करेगी? जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं वो तो सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं ना। तो सरकार टिकी ही सिविल सर्वेंट्स पे होती हैं। तो ये जैसे बिल्डिंग गिर जाएगी पिलर के बिना, तो उसी प्रकार से सिविल सर्वेंट्स के बिना कोई सरकार काम नहीं कर सकेगी। ये बॉडी में वेसल्स की तरह होते हैं, खून बहता है ना बॉडी में, उसी प्रकार से सिविल सर्वेंट्स के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है, सरकार सारे काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक्सपर्ट ओपिनियन दी जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। देखो, सरकार को जब भी कोई पॉलिसी बनानी होती है या फिर कोई रूल्स बनाने होते हैं, अब मिनिस्टर खुद थोड़ी ना लैपटॉप लेके या फिर नोटबुक लेके बैठते हैं कि चलो आज पॉलिसी बनाते हैं, थोड़ी रिसर्च करके। वो ब्रॉडर बता देते हैं कि हमें इस प्रकार की पॉलिसी बनानी है, ये प्रोविज़न करने हैं। तो जो वास्तव में जो ड्राफ्ट किया जाता है पॉलिसी या फिर बिल भी जब बनाया जाता है तो ड्राफ्टिंग होती है, तो वो सिविल सर्वेंट्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, पब्लिक रिसोर्सेज के एक प्रकार से ट्रस्टी होते हैं सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स गवर्नेंस के ऑलमोस्ट सभी स्फीयर्स में लीडर्स के तौर पे काम करते हैं, डिसीजन मेकर्स के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ गुड गवर्नेंस।
देखो हमारे देश में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, सरकार चेंज हो जाती है, तो पुरानी पार्टी कई बार जाती है, नई पार्टी आती है, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है ना, उस ट्रांजिशन के पीरियड में सिविल सर्वेंट्स के द्वारा कंटिन्यूटी प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी बार तो गवर्नर रूल भी आ जाता है, तब सिविल सर्वेंट्स का जो रोल है गवर्नमेंट में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कंटिन्यूटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नेंस में सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट है प्रमोट यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। अगर देखो सिविल सर्वेंट्स ना हों, मतलब IAS IPS इनकी हम बात कर रहे हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो पूरे देश में अलग अलग राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग हो जाएं। अभी तो देखो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं IAS IPS, तो IAS IPS क्या करते हैं, मतलब रूल्स करते हैं एक्चुअल में देश के सभी राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं, ताकि पूरे देश कि गवर्नेंस में ऐसा ना हो किसी देश में गवर्नेंस के अलग रूल्स हैं, किसी देश में गवर्नेंस के अलग रूल्स हैं। बेसिक प्रशासन के चलने की हम बात कर रहे हैं, प्रोसीजर्स की, एसेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ अलग कानून तो डेफिनेटली हो सकते हैं। जो भी इश्यूज, जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं, उन सब्जेक्ट्स पर अलग अलग स्टेट अलग अलग कानून बना सकते हैं, बट हम एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स की हम बात कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट है क्राइसिस हैंडलर। देश में देखो जब भी कोई क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे डिजास्टर आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैनमेड डिजास्टर हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, तब फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम करती हैं सिविल सर्वेंट्स। इसके अलावा और क्या क्या रोल होता है सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में? बाइंडिंग करेक्टर, देश को एकजुट करते हैं सिविल सर्विसेज वाले लोग यानी सिविल सर्वेंट्स। बिना भेदभाव के एडवाइस देते हैं एग्जीक्यूटिव को, यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको जनता ने चुना है, उनको नॉन पार्टीशन होके एडवाइस दी जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। कम से कम आइडियली तो ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली हालांकि काफ़ी बार इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के बीच, यानी जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, बॉडीज होते हैं, उनके बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पर डिलीवरी और लीडरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। वेलफेयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाता है सिविल सर्विसेज के द्वारा। इसके अलावा काफ़ी बार जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ट्रिब्यूनल्स में भी होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन एडजुडिकेशन का रोल भी प्ले किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। मतलब को ऐसी जुडिशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं अगर सिविल सर्वेंट्स ट्रिब्यूनल में हैं तो। इसके बाद इश्यूज़ की बात करते हैं कि आज के समय में कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो सिविल सर्विसेज को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला देखो, वैसे सिविल सर्वेंट्स स्टेट को एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं सिविल सर्वेंट्स, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन की स्पिरिट के अगेंस्ट हैं। स्टेट गवर्नमेंट कई बार चाह के भी कुछ सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती अगर सेंटर का अलग मत है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग। देखो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं। ज़्यादातर सिविल सर्वेंट्स की एक फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन होती नहीं है, जबकि 21st सेंचुरी में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजीज़ नई नई इमर्ज होकर आ रही हैं, अगर स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई स्पेशलिस्ट हो और उसी प्रकार से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई एग्रीकल्चर का स्पेशलिस्ट हो, वो लीड करता है तो शायद वो बेहतर ढंग से लीड कर सकता है एज कंपेरिजन टू जर्नलिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, संविधान का आर्टिकल 311 जो है वो ये प्रोविज़न करता है कि सिविल सर्वेंट्स को हटाना आसान नहीं है। हटाने का जो प्रोसीजर है, डिसमिस करने का जो प्रोविज़न है सर्विसेज से, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसी का गलत फ़ायदा उठाया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। उनको लगता है कि हमें हटाया तो जा ही नहीं सकता, या फिर बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, कैट में हम चले जाएंगे, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, केस लंबा चलता रहेगा। इसलिए कई बार वो अपनी मनमानी करते हैं और इनएफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है उनके कामकाज में। तो ये रुकावट है, एक डेटरेंस क्रिएट नहीं कर पाता ये आर्टिकल 311। नेक्स्ट है मोनोपोली एंड लाइसेंस राज। वैसे तो देखो मोनोपोली और लाइसेंस राज रेजीम जो है वो 1991 में डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन कई अलग अलग फॉर्म में ये आज भी बरकरार हैं।
लेकिन सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन करते हैं उस पर या फिर इनएफिशिएंसी वो शो करते हैं अपने कामकाज पर, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, काफ़ी गलत ढंग से एलोकेट करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाती। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारा जो स्थान है, बेशक कुछ इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में, और जैसा हमने डिस्कस किया इस पर वैसे सवालिया चिन्ह भी लगे हैं कि इस इंडेक्स के जो पैरामीटर हैं वो सही नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि एक्चुअल में अभी भी बिजनेस करने में बहुत दिक्कतें आती हैं इंडिया में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है सिविल सर्वेंट्स के कामकाज में, उनको मजबूर किया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए, और काफ़ी बार तो कोल्यूजन भी देखने को मिलता है, मतलब सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स मिल के करप्शन करते हैं, ये काफ़ी गलत है। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। प्रोफेशनलिज्म उनके द्वारा नहीं शो किया जाता कामकाज में। देखो अलग अलग तरह के सिविल सर्वेंट्स आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो सेल्फ प्रमोशन के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको बाहर विजिट करना अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको सिविल सर्वेंट्स जो लीग से हट के काम करते हैं, मतलब जो लीगल ड्यूटी है उससे तो कहीं आगे जाके काम करते हैं, मतलब कि खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पब्लिक वेलफेयर के लिए। हर तरह के मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल चुपचाप रह के काम करते हैं, सोशल मीडिया पर भी नहीं होंगे, लेकिन जो उनके टच में आते हैं लोग, उनके साथी ऑफिसर्स, जूनियर या फिर सीनियर्स, उनको पता होता है कि ये सिविल सर्वेंट्स कितना बेहतरी के लिए काम करते हैं। ना मीडिया उनका कामकाज दिखाता, बिल्कुल चुपचाप होकर वो काम करते हैं बिना हाईलाइट में आए। एक्चुअली देखो सिविल सर्विसेज के लिए जो कंडक्ट रूल्स हैं उनमें भी एनोनिमिटी का प्रोविज़न है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो गुमनामी में काम करेंगे और उनका नाम सामने नहीं आएगा। तो ये हमने बात की कुछ पॉइंट्स की, नीचे और भी हैं। इंसेंटिव सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब जो सिविल सर्वेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनकी जल्दी प्रमोशन नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रिवार्ड जो है वो नहीं मिलता मेरिट के आधार पर। रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हैं जो सिविल सर्वेंट्स को अलाउ नहीं करते कि वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकें या फिर इंडिविजुअल जजमेंट को एक्सरसाइज कर सकें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है 2013 के कैडर का, 2013 के बैच का, तेलंगाना में। तो मैंने एक बार पूछा कि भाई एक बात बताओ, जो ये हम केस स्टडी में डिस्कस करते हैं, उसके टाइम पे था वो एथिक्स आ चुका था तो उसने भी पढ़े हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने पूछा कि ये केस स्टडी में हम लिखते हैं कि कोई पर्सन आ गया, तुम्हें लगता है कि वो डिज़र्व करता है बेनिफिट्स को, लेकिन उसके पास कागज़ नहीं है, तो क्या तुम दे देते हो कोई भी बेनिफिट जैसे स्कीम का लाभ? तो उसने रिप्लाई दिया, देखो शुरू में जब सर्विसेज ज्वाइन की थी ना, तब तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि हाँ सिचुएशन सामने वाले की ऐसी लग रही है कि ये डिज़र्व करता है, ये बेनिफिशरी है, तो थोड़ा रूल से हट के काम किया जा सकता है। लेकिन अब 2-3 चीज़ें आती हैं। पहली तो बात, देखो आपके खिलाफ काफ़ी सारी कार्रवाई हो सकती है, आपने रूल्स के अगेंस्ट जाके काम कैसे किया, तो इस डर से कोई करता नहीं है। रूल्स बहुत ज़्यादा रिजिड हैं सरकार के, वो आपको अलाउ करते ही नहीं। कल को कोर्ट में केस चला जाता है कि डीएम ने या फिर एसडीएम ने कैसे अलाउ कर दिया, बाकियों को नहीं किया, इसको कैसे कर दिया बिना रूल के। तो आमतौर पे सिविल सर्वेंट्स करते नहीं हैं। दूसरा, देखो आप पता कैसे लगाते हो, मतलब आपको भी पता है कुछ लोग तो एक्टिंग करते हैं ना कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब कैसे पता लगेगा ये सामने वाला वास्तव में डिज़र्व करता है या फिर नहीं करता है? बहुत से लोग धोखा भी देते हैं। और तीसरी बात उसने ये बोली कि जब आप एक पर्सन को लीग से हटके, मतलब रूल के खिलाफ जाके कोई भी फ़ायदा किसी को पहुंचाते हो, अगर आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, रूल्स को थोड़ा दरकिनार करके इसको बेनिफिट दे दिया जाए, तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर सीनियर्स हैं, उनको ये लगता है कि इसका ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, मतलब या तो ये करप्शन कर रहा है कि इसने रूल को दरकिनार करके इतना बड़ा रिस्क लिया और इसको रूल फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो क्या ये करप्शन कर रहा है। चलो ना भी माना जाए कि ये पर्सन करप्शन कर रहा है, कल को ना फिर आपके सबॉर्डिनेट भी फाइल लेके आ जाएंगे कि सर इनका भी कर दो, रूल थोड़ा सा अलाउ नहीं करते लेकिन आप इनका साइन कर दो। जबकि लीडर का तो काम होता है ना एक एग्जाम्पल सेट करना कि रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से काम होगा। तो कुल मिला के उसने यही जवाब दिया कि प्रैक्टिकली
ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत कम होता है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जो सिविल सर्विसेज को आज के समय में अफेक्ट करते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे सर्विस कंडक्ट रूल्स जो पहले ठंडे बस्ते में थे उनको ऑपरेशनलाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो सिविल सर्वेंट से इनकॉम्पिटेंट हैं उनको हटा दिया जाएगा सर्विस से। लेटरल एंट्री अलाउ कर दी है। 10 जॉइंट सेक्रेटरीज की पोस्ट पर पर्सन्स लिए गए थे लेटरल एंट्री के थ्रू। हालांकि 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि एक पर्सन जो लेटरल एंट्री के थ्रू आया था जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर, उसने रिज़ाइन भी कर दिया है। पता नहीं बाद में उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसी खबर आई थी। उसके बाद नेक्स्ट कि गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी, पीरियडिक रिव्यू, 360 डिग्री परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इन सब टूल्स की सहायता से सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की है। और पहले देखो, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा होता था कि कुछ पोस्ट पर सिर्फ आईएएस ही अपॉइंट होते थे, बट अब जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी कुछ पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। अब लास्ट में कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि देखो, क्रिटिसिज्म तो होता ही है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इंडिया में चेंज के हार्बिंजर हैं। हार्बिंजर मतलब चेंज को लीड करने वाले, अगर दूत प्योर हिंदी में अगर हम बोलें। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।